हिमांशी आ गई। ठीक है, अब देखो दोनों केसेस के अंदर मैंने है ना एक छोटी सी ट्रिक ली थी काम में, और वो ट्रिक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान, वैसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने एक थोड़ा सा, आप आपके पास में अगर नोट है जो कल हमने पढ़ाया और जो आज हमने पढ़ा, अगर आपके पास में दोनों हैं तो दोनों को कंपेयर करो। आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि मैंने थोड़ा सा गेम प्ले किया था, मतलब बहुत साइलेंटली मैंने उस चीज को बाईपास कर दिया, आपने उस चीज को नोट नहीं किया। कल वाले नोट और आज वाले नोट को देखो, उसमें आपको एक थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। कल जो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किया, आज जो हमने टाइम डायलेशन किया, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि कल जब मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का केस फर्स्ट, टाइम डायलेशन का केस फर्स्ट, दोनों केस को कंपेयर करो। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले केस के अंदर मैंने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया, और किसमें लिया? फ्रेम एफ के अंदर। आज मैंने टाइम डायलेशन वाले केस के अंदर फ्रेम एफ की वैल्यू को काम में लिया और वहां पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया। कल मैंने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया था फ्रेम एफ में, आज फ्रेम एफ में मैंने काम लिया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया था मैंने? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में मैंने फ्रेम एस की वैल्यू को काम में लिया एंड मैंने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम किया। जबकि आज मैंने टाइम डायलेशन वाले केस में फ्रेम एस की वैल्यू काम में ली और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में। क्यों किया मैंने ऐसा? मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता था, आप करके देखना। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, इसकी जगह अगर मैं बेसिकली अपने पैन में इंक भरना चाह रहा था, इसकी जगह मैं अगर ये ले लेता हूं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जगह, या फिर मैं ले लेता हूं इसकी जगह एग्जैक्ट फ्रेम एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसको ले लेता हूं तब रिजल्ट क्या आएंगे चेक करना। और इसकी जगह मैं फ्रेम एस लेकर और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूं, तब मेरे पास में रिजल्ट क्या आएंगे चेक कर। तब आपके जो अभी रिजल्ट आए हुए हैं उसके उल्टे रिजल्ट आ जाएंगे। उल्टे रिजल्ट आने का कारण क्या रहेगा? अगर आप इम्प्रॉपर कैलकुलेशन करते हो आएंगे तो बेसिकली यही रिजल्ट, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन आपने गलत कर दी तो आपको उल्टे रिजल्ट मिलेंगे, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट मिल जाएगा फिर L0 इज इक्वल टू L रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि गलत है। और ये गलत नहीं है, गलत क्योंकि आप कैलकुलेशन गलत कर दोगे। और वो कैलकुलेशन क्यों गलत कर दोगे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा है, एक्स और टी दोनों को चेक करना पड़ेगा, एच और टी डैश को चेक करना पड़ेगा। क्या मूव होते हुए फ्रेम के अंदर टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो टाइम को भी मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया, या जैसे जब मैंने कल आपको बताया था, तो कल मैंने क्या लिखा था? पहले T1 लिखा था, T2 लिखा था, और फिर बाद में मैंने स्पेशली कहा था कि T1 एंड T2 आर इक्वल, जैसा मैंने आज किया है। आज मैंने क्या कहा था? X1 और X2 दो पोजीशन मैंने ली, और जो हमने जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था तब हमने दो वैल्यू ली, X1 और X2, और बाद में मैंने स्पेशली वहां पे नोट करवाया आप लोगों को कि X1 और X2 क्या है? एक ही है। किसके अंदर एक है? फ्रेम एस में सेम है, फ्रेम एस में दोनों वैल्यू सेम है ना? एसजेएस के अंदर सेम नहीं है। एसजेएस के अंदर तो क्या हो रहा है? एसजेएस फ्रेम के अंदर एसजेएस फ्रेम जब मूव कर रहा है तो x1 डैश इज नॉट x2 डैश, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो मैं जब इसको काम में लूंगा तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखता हूं तब मेरा रिजल्ट सही आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं रखा तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, और जब गलत रिजल्ट आ जाएगा इट इज रॉन्ग। यहाँ पर भी गलत रिजल्ट क्या आ जाएगा? T proper is equal to T observed divided by root 1 minus T square by T square,
विच इज रॉन्ग, ये गलत है। तो एग्जाम में करते समय इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये चीज जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब हमारे लिए बहुत काम की है, तब हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। एक बार इस चीज को साफ कर दूं। मैं पेन में इंक भर देता हूं और इस चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। अब नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूं कि ऑब्जर्व टाइम मेरा अलग होगा, ऑब्जर्व लेंथ मेरी अलग होगी, लेंथ मेरी घट जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, तो क्या ये वास्तव में होता है? और अगर होता है तो वहां पर कौन से फ्रेम को मैं क्या कंसिडर करूंगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा, मैं इसको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो एक्चुअल एग्जाम्पल है सर, वो कैसे पता चला कि आपने अभी जो बताया गलत है? मैंने जो बताया वो गलत, इसलिए गलत कौन सा? ये वाला गलत है। अगर इससे आप ये रिजल्ट निकालते हो तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर हमको T1 इज इक्वल टू T2, ये हमने उसको कंसिडर किया है। अगर आप इसको जैसे आप फ्रेम चेंज करोगे, करके देखो ना कैलकुलेशन, आप करके देखो, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत कर दोगे। गलत क्यों कर दोगे? क्योंकि आप जो टाइम अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सा टाइम अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा? T1 डैश इज नॉट इक्वल टू T2 डैश। आप टाइम इक्वल अगर कंसिडर कर लिया तो गलत गलत हो जाएगा। तो ये बात है। चलिए इसको करके देखना, बाद में मैं और समझाऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया कि जिसके कारण आप एग्जाम में गलत नहीं करो। ना एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं जो होता है वास्तव में। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेरिमेंटल evidence of time dilation and length contraction। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये मैं अर्थ बना देता हूं। इस अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या है? वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर, ये मेरा आ गया एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर के बाहर, यहाँ मतलब आउटर एज पर, आउटर सरफेस पे मेरे यहाँ पर क्या होता है सब जानते हैं? ओजोन लेयर है ना? ये मेरी है O3 लेयर। और इस O3 लेयर से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर क्या हो गया? हमारा पूरा यूनिवर्स का स्पेस हो गया। और उस स्पेस में क्या होता है? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज आती है। जब कॉस्मिक रे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ये किससे इंटरेक्ट करेगी? ओजोन से। ओजोन से जब कॉस्मिक रे इंटरेक्ट करती है, ओजोन के साथ में जब कॉस्मिक रे का इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर जनरेट होता है म्यूऑन नाम का एक पार्टिकल। यहाँ पर व्हेन O3 interacts with cosmic rays, म्यूऑन नाम का पार्टिकल जनरेट होता है। म्यूऑन पार्टिकल क्रिएटेड। जो म्यूऑन पार्टिकल है, इसको मैं म्यू से डिनोट होता है,
और म्यूऑन पार्टिकल आप आगे आप पढ़ोगे, हाँ, क्योंकि आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मतलब साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप आगे इसको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे। हमारे पास में इस तरह के खूब सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसमें से म्यूऑन भी एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसकी पैरिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और इन पार्टिकल की लाइफ टाइम बहुत कम होता है। इन पार्टिकल का लाइफ टाइम, म्यूऑन पार्टिकल क्रिएटेड, द लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन पार्टिकल, इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मतलब कब तक जिंदा रहता है, जैसे आप जनरेट हुए, जैसे मैं पैदा हुआ, मेरा एक लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम के बाद 60 साल 70 साल के बाद मुझे खत्म हो जाना है ना, तो हर एक चीज का लाइफ टाइम आ रहा है। तो इस म्यूऑन पार्टिकल का जो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन पार्टिकल इज ऑलमोस्ट, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ गलत लिख दूं, 2.2 माइक्रोसेकंड है, यानी 2.2 माइक्रोसेकंड में ये पार्टिकल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे क्या होता है, बारिश के दिनों में हमारे वो कीट पतंगे आते हैं, वो बारिश जैसी हुई शाम को कीट पतंगे जनरेट हुए, सुबह तक सारे कीट पतंगे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह से ये म्यूऑन पार्टिकल, या फिर आपने बम का ब्लास्ट किया, जो चिंगारी निकली, वो चिंगारी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, थोड़ी सी गई, खत्म हो गई। इसी तरह से म्यूऑन पार्टिकल 2.2 माइक्रोसेकंड तक ही जिंदा रहता है, उसके ज्यादा ये जिंदा नहीं रहता है। और म्यूऑन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जैसे म्यूऑन पार्टिकल जनरेट हुआ है ना, ये भागने लगता है। हम जब पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं कि पैदा होते मैं भागने लग जाता हूँ, पैदा होते मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं घुटनों के बल चलता हूँ, फिर मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। म्यूऑन पार्टिकल जैसे ही जनरेट होता है, ये भागना स्टार्ट कर देता है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी ऑफ म्यूऑन पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ म्यूऑन इज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जहां तक मैं, हो सकता है मेरा न्यूमेरिकल डेटा गलत हो सकता है, 0.8 c है, यानी कि लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल वेलोसिटी है 0.8 c, 1 c के बराबर नहीं है, 0.8 c लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी सी कम है, दैट इज रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से पार्टिकल जनरेट हुआ, वेलोसिटी ये लाइफ टाइम कितना आ रहा। तो अब ये पार्टिकल अपने मरने से पहले जनरेट कहाँ हुआ, आउटर स्पेस में, आउटर एटमॉस्फेयर में जनरेट हो रहा है, ओजोन लेयर पे जनरेट हो रहा है। तब ये ओजोन लेयर पे जो जनरेट हुआ पार्टिकल, ये सभी डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पर मेरे पास में म्यूऑन पार्टिकल जनरेट हुआ, ये म्यूऑन पार्टिकल बाहर की साइड में जा सकता है कहीं पर भी, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ना कोई म्यूऑन पार्टिकल क्या है, अर्थ भी आएगा, सीधा सीधा अर्थ की तरफ आ रहा, हमारी अर्थ की सरफेस पे आए। अगर हमारी अर्थ की सरफेस पे आता है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम हमको मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, इसको यहां से यहां तक आने में मतलब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द म्यूऑन पार्टिकल, द डिस्टेंस traveled by muon particle before collapsing, इसके मरने से पहले म्यूऑन पार्टिकल का लाइफ टाइम 2.2 माइक्रोसेकंड है, 2.2 माइक्रोसेकंड बाद तो ये पार्टिकल ही मर जाएगा। तो जब ये पार्टिकल मर जाएगा तो अर्थ इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कहां तक जाएगा, मरने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, इन दोनों वैल्यू से निकाल सकता हूँ। हमारे पास में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज एल, डिस्टेंस, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी है, 0.8 c मल्टीप्लाइड बाय इसकी लाइफ 2.2 माइक्रोसेकंड, यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकेंड। और c को भी मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंड, c की वैल्यू भी लिख देते हैं, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸8। आप अपने माइक ऑफ रखो भाई, पता नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में।
आप अपने माइक को ऑफ रखो। अच्छा, ये है क्या? हाँ ठीक है, मुझे पूरा याद नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मीन लाइफ टाइम 2.196 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये आपने क्या बताया विकास जी? 176 नैनोमीटर। ये क्या चीज है? तो मल्टीप्लाइड बाई 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू अब आपके पास में क्या आएगी? वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। -6 है, 10⁸ है, तो पीछे रह गया 2, तो ये हुआ 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर पीछे रह गया। तो कितना आ गया मीटर? कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए कितना मीटर लिखूं मैं यहाँ पे? 176 नैनोमीटर है, आंसर गलत है विकास जी। इसको लिख भी लीजिए और मुझे वैल्यू बता दीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। फाइव 5.28। समृद्धि आंसर गलत है बेटा। 5.28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर विच इज इक्वल टू 528 मीटर। 528 मीटर, हाँ ये सही है, सही है, अब सही है, सही है, सही है। लिख लीजिए इसको। तो इसको चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आप इसको लिख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल कहाँ जनरेट हुआ हमारा? बाहर आउटर पे, स्पेस के बाहर, जहां पर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है, जहां ओजोन लेयर का लास्ट एंड आ रहा है, वहां पर कॉस्मिक रे टकराई और टकराते ही वहां पर क्या हुआ कि वहां पर हमारे पास में एक पार्टिकल जनरेट हुआ। कौन सा? म्यून पार्टिकल। और वो म्यून पार्टिकल क्या कर रहा है? भागता हुआ कहाँ आ रहा है? अर्थ की तरफ। मरने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? मतलब आप ये माने वहां पे चिंगारी जनरेट हुई और वो चिंगारी अर्थ की तरफ आ रही है। अब अर्थ की तरफ जब आ रही है चिंगारी, तो वो अर्थ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो उसने, जो अभी हमने देखा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 528 मीटर। 528 मीटर, यानी कि यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ 528 मीटर तक आएंगे, उसके बाद में नीचे नहीं आ सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में हम यहाँ से स्टार्ट हुए, नीचे की तरफ आ रहे हैं, 528 आने के बाद खत्म। उसके नीचे हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, यहाँ नहीं आएंगे, यही मतलब हुआ, हम उससे नीचे नहीं आएंगे। अब हमारा एटमॉस्फेयर कितनी हाइट पर है? एटमॉस्फेयर की जो हमारा एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी है? आई थिंक 6 किलोमीटर है या 6000 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। कितनी हाइट होती है एटमॉस्फेयर की हाइट? एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती है? 11 किलोमीटर। तो हमारे पास में एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। अब इस 11 किलोमीटर की डिस्टेंस में पार्टिकल सिर्फ 550 मीटर चल रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल अर्थ पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। दिस गिव्स द पार्टिकल कैन नॉट रीच ऑन अर्थ। This gives muon cannot reach on earth, cannot reach on earth। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। अब आपकी कोई सेकंड क्लास तो है नहीं ना? कंटिन्यू कर लूं मैं इसको, थोड़ा सा कंप्लीट कर लूंगा। इसको लिख लीजिए।
what is this muon particle? म्यून पार्टिकल मतलब पार्टिकल है भाई, पार्टिकल लाइक जैसे आपके पास बॉल होती है, जैसे पेन है, उस तरह का एक पार्ट, जैसे आप हो, मैं हूं, एक पार्टिकल है जो जनरेट हो जाता है। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, दो केमिकल्स को जब मिक्स करते हैं तो एक तीसरा केमिकल बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉस्मिक रे का इंटरेक्शन हो रहा है ओजोन लेयर के साथ में। जब ओजोन पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट करती है तो म्यून नाम का एक पार्टिकल बनता है, और वो म्यून पार्टिकल लाइफ लॉन्ग तो कोई पार्टिकल है भी नहीं, तो वो म्यून पार्टिकल 2.2 माइक्रोसेकंड में खत्म हो रहा है, और उसकी वेलोसिटी 0.83 की वेलोसिटी है। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई कि वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है रवि, गुड। गुड गुड प्राची गुड, सागर गुड, अनिकेत गुड, मैत्री गुड, हिमांशी गुड, अदिति गुड, खुशबू गुड। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो है, म्यून पार्टिकल कभी भी अर्थ पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारी फिजिक्स क्या कहती है, हमने क्या वास्तव में देखा कि पार्टिकल आता ही नहीं अर्थ पे? ऐसा नहीं है, म्यून पार्टिकल अर्थ पर आता है। इवन अर्थ की सरफेस पे क्या आता है, अर्थ के अंदर तक जाता है, अर्थ के अंदर तक पार्टिकल पेनिट्रेट करता है, अर्थ को पेनिट्रेट करता है। अभी भी आप जहां बैठे हो, आपकी बॉडी में से म्यून पार्टिकल निकल रहा है, मेरी बॉडी में से म्यून पार्टिकल अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं और हम उसको डिटेक्ट करते हैं, म्यून पार्टिकल को हम डिटेक्ट करते हैं, उनको अर्थ पर उनकी रीच को, अर्थ पर उनके पहुंचने को हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ म्यून पार्टिकल आ रहा है, अर्थ पर आया है, इवन अर्थ के अंदर तक जा रहा है, करीब 100 किलोमीटर अंदर, 100 मीटर है शायद, 100 मीटर अंदर तक, हाँ 100 मीटर अंदर तक म्यून पार्टिकल जाता है। जब 100 मीटर अंदर तक म्यून पार्टिकल जाता है, अर्थ तक आता है। अभी हम तो कह रहे हैं ये तो सिर्फ 528 मीटर ही जा रहा है, अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ का जो विकास जी ने मुझे बताया कि 11 किलोमीटर एटमॉस्फेयर है, तो हमारे हिसाब से तो कभी अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर ये अर्थ तक कैसे पहुंचता है? तो इसका मतलब हमने जो ये कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन हमारी गलत है। और गलत कहां पर हो रही है? अब हमारे पास में यहाँ पे दो फ्रेम है, रेफरेंस सॉरी, हमको फ्रेम को कंसिडर करना पड़ेगा। कौन कौन सा फ्रेम? पहला फ्रेम, ये जो हाइट आ रही है, जिसको 11 मीटर विकास जी बता रहे हैं हाइट है, एटमॉस्फेयर की हाइट, क्या ये 11 मीटर हाइट हमारे लिए है या म्यून के लिए है? ये हाइट 11 मीटर किसके लिए है? ये हाइट 11 मीटर मेरे लिए है, आपके लिए है, विकास जी के लिए, बिकॉज हम स्टेशनरी है, एटमॉस्फेयर स्टेशनरी है, या मैं भी अगर मूविंग हूं तो एटमॉस्फेयर मेरे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम दोनों रिलेटिवली स्टेशनरी है। तो ये 11 मीटर मेरे लिए 11 मीटर है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के लिए 11 मीटर नहीं है, मेरे लिए 11 मीटर है, जो मैंने पहले ही बताया था, कोटा वाला एग्जांपल जो दिया था। तो सेम यहाँ पर 11 मीटर इज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इन किस फ्रेम के अंदर? इन फ्रेम एस में, फॉर द ऑब्जर्वर रिजाइडिंग ऑन अर्थ, अर्थ पर जो रह रहा है उसके लिए 11 मीटर हाइट है, 11 किलोमीटर हाइट है, ना कि म्यून पार्टिकल के लिए है। तो कंसीडरिंग द फ्रेम, कंसीडरिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम्स को हमको फ्रेम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन सा फ्रेम? पहला, फॉर ऑब्जर्वर, फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो रुका हुआ ऑब्जर्वर है, और वो कौन सा है? जो अर्थ पर है, दैट इज ऑन अर्थ।
जो अर्थ पर है उसके लिए एटमॉस्फेयर की हाइट, द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कितनी बता रहे हैं, मुझे याद नहीं भैया, मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज याद नहीं रखता हूँ, आप जो कह रहे हो मैं उसी को लिख रहा हूँ। इट इज 11 मीटर, सो इट इज प्रॉपर लेंथ, इट इज प्रॉपर लेंथ किसके लिए, जो फ्रेम एस में इट इज प्रॉपर लेंथ। ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब ही क्या हो गया, फ्रेम एस स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और एटमॉस्फेयर भी स्टेशनरी है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, फ्रेम एस में, इन फ्रेम एस कितनी हुई, एल नॉट इज 11 किलोमीटर। अब ऑब्जर्वर कौन सा है, म्यून ऑब्जर्वर है, म्यून देख रहा है कि कितने डिस्टेंस मुझे चलना है, मैं यहां से देख रहा हूं ऊपर की तरफ, अच्छा 11 किलोमीटर की हाइट है, अब म्यून जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो देख रहा है मुझे कितना चलना है, अच्छा इतना ही चलना है, उसको कितनी डिस्टेंस चलनी है वो देख रहा है, तो उसको क्या ऑब्जर्वर हो रहा है, दैट मीन्स मेरे पास में जो ऑब्जर्वर है वो किस वेलोसिटी से चल के आ रहा है, किस वेलोसिटी से वो देख रहा है, 0.8 की वेलोसिटी से चल रहा है। तो फ्रेम एसजेड कौन सा हो गया, म्यून फ्रेम। भैया आप अपने वॉइस को बंद करो, मेरे बहुत इको होता है इसमें, वो बीच में खड़ 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 खड़, फिर क्या होगा, थोड़े दिनों में मैं हो जाऊंगा पागल। ये ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में सारा जो पढ़ाई आप मेरे सामने बैठ के करते अच्छे ढंग से समझ में आता, सब खत्म हो रहा है। सो द सेकंड फ्रेम is a frame of muon particle। भाई अगर किसी दूसरों की क्लास हो तो लॉग आउट कर देना, क्यों नहीं हो कि उस चक्कर में इस क्लास में बैठे रहो और फिर मुझे सुनना पड़ जाए। The second frame is a frame of muon which is moving frame, moving frame, that is जिसको हम नाम क्या कहते हैं हर बार, एस डैश, with velocity, और किस वेलोसिटी से वो फ्रेम मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू 0.8 c वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, 0.8 c वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है। तो इस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्व आपके पास में लेंथ आएगी, देन द ऑब्जर्व लेंथ ऑफ n बाय म्यून इन फ्रेम एस डैश, therefore observed length by muon in frame एस डैश। अब एस डैश कोई अलग फ्रेम नहीं है, म्यून कोई अलग नहीं है, म्यून खुद एक फ्रेम है। लाइक जैसे हम एक फ्रेम है ना, मैं यहाँ से डिस्टेंस देख रहा हूँ कि यहाँ से आकाश को मैं देख रहा हूँ है ना ऊपर, तो हाँ 11 किलोमीटर है, ओके, तो मैं खुद एक फ्रेम हूँ। इसी तरह से जो पार्टिकल नीचे आ रहा है वो देख रहा है, अच्छा मुझे नीचे इतनी दूर जाना है, और कितना दूर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर अभी निकाल लेते हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो कितना हुआ, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। वी हमको मालूम है, एल नॉट प्रॉपर लेंथ हमको मालूम है, तो एल की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, तो फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। 8 मिनट बाकी रहे हैं, तो फटाफट इसको कंप्लीट करो, ये आज होगा भी नहीं पूरा। मुझे इसकी वैल्यू बता दो और पूरे को लिख लो।
ये हुआ आपका 6.6 इंटू 10⁻³ दैट इज ये हो रहा है 6000। तो क्या आपने एल नॉट सही बताया? मुझे एक्चुअली याद नहीं है। देखो ये सारी चीजें मुझे याद नहीं रहती है। क्या ये सही है फिगर? मुझे याद नहीं है। और अभी जो आप बता रहे हो ये आ रहा है 6600 मीटर। मुझे एग्जैक्टली देखो फिगर याद नहीं रहते, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। तो ये फिगर मुझे नहीं मालूम है कि क्या एल नॉट सही है। और इस फिगर पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये 0.8 है या 0.9 की है। तो थोड़ा बहुत अब देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, मुझे खुद को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम है क्या है। तो अगर मैं ये वैल्यूज मुझे मालूम हो या आप इसको कल अपडेट कर लेना, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि हमारे पास में ऑब्जर्व लेंथ जो ये आएगी, ये लेंथ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 528, उससे ये वैल्यू कम आएगी। 550 या जो भी हमने निकाला था 528, उससे मेरी ये लेंथ कम आएगी। जब लेंथ कम आ रही है इसका मतलब क्या है? पार्टिकल डाई होने से पहले अर्थ पर पहुंच जाता है। इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि क्या ये बीच में जब टाइम लिखा हुआ था ना कि मीटिंग क्लोज, तो मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ, आप एक चीज को ध्यान रखना, ये फिगर मुझे कल आप बता देना कि अर्थ एटमॉस्फेयर कितनी हाइट पर है और म्यूऑन का टाइम क्या है। इसको भी 0.8 है या 0.9 है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक 0.99 है, 0.99 सी है। अगर 0.99 सी लेते हैं तब रिजल्ट क्या आएंगे? 0.99 सी या 0.91 सी, ऐसा कुछ है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमारा अल्टीमेट पर्पज ये है इस पूरे चीज के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे म्यूऑन पार्टिकल अर्थ पे आते हैं, और उनके अर्थ पे आने का कारण क्या है कि हमारे लिए तो डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, लेकिन म्यूऑन के लिए डिस्टेंस 11 किलोमीटर नहीं है। ये डिस्टेंस उस रेंज से कम है जिसमें वो डाई हो जाता है। दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ आने के बाद डाई होता है, उससे पहले म्यूऑन पार्टिकल नहीं मरता है। दैट मीन्स म्यूऑन पार्टिकल अर्थ पर आता है, और ये वास्तव में होता है, ऐसा होता है। तो अभी ये कब हुआ? जब हमने यहाँ पर कंसिडर किया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जो डिस्टेंस थी 11 किलोमीटर से, वो डिस्टेंस घट के कम हो जाती है कि जो इस रेंज के अंदर आ जाए, डिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से इसकी वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को मुझे भी देखना है, मैं भी देख के रखूंगा, आप लोग भी देख के रखिएगा, फिर हम इसको वापस करेंगे। दूसरा, इसी तरह से इसका जो लाइफ टाइम जो अभी हमारे पास में है 2.2 माइक्रोसेकेंड, वो लाइफ टाइम में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो लाइफ टाइम किसका है? ये लाइफ टाइम मेरा है या उस पार्टिकल का है? तो ये बेसिकली म्यूऑन क्या खुद के फ्रेम के अंदर लाइफ टाइम है, हमारे फ्रेम में लाइफ टाइम नहीं है। 4 मिनट बाकी, इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लाइफ टाइम म्यूऑन के खुद के फ्रेम के अंदर है। म्यूऑन खुद के फ्रेम में क्या है? स्टेशनरी। तो ये उसका प्रॉपर टाइम है, और म्यूऑन को हम देख रहे हैं आते हुए कि हाँ म्यूऑन आ रहा है, तो हमारे फ्रेम के अंदर इसको मैं कहूंगा प्रॉपर टाइम टॉप। और हम जिसको देख रहे हैं अर्थ से, अर्थ से हमने उस म्यूऑन को आते हुए देख रहे हैं, हमारे लिए वो कितना टाइम ले रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो टाइम इससे ज्यादा आएगा। दैट मीन्स म्यूऑन पार्टिकल को हमारे फ्रेम के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा, और जब वो यहाँ पर आएगा, जब ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है? वो अर्थ पर पहुंच जाएगा और अर्थ के अंदर तक घुस जाता है। ये होता है। अब यहाँ पे दो चीज आ रही है, टाइम कितना है? 3 सेकंड बाकी है, 3 मिनट बाकी है। ओके, अब यहाँ पे दो चीजों को ध्यान से देखो। लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किस फ्रेम में हुआ लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन? मेरे फ्रेम में या म्यूऑन के फ्रेम में? म्यूऑन के फ्रेम में लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेंथ मेरे फ्रेम में लेंथ है 11 किलोमीटर, लेकिन म्यूऑन के फ्रेम में लेंथ सिकुड़ के रह गई 550 से कम। ठीक है। टाइम, उसके फ्रेम के अंदर टाइम है 2.2 माइक्रोसेकंड। उसको लगता है वो 2.2 माइक्रोसेकंड बाद खत्म हो जाएगा। क्या हमारे लिए 2.2 माइक्रोसेकंड में खत्म हो रहा है? हमारे लिए उसका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कौन से फ्रेम में बढ़ा? मेरे फ्रेम में। लेंथ किस फ्रेम के अंदर सिकुड़ी? उसके फ्रेम के अंदर। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन
और टाइम डायलेशन दो अलग अलग फ्रेम की घटनाएं हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दूसरे फ्रेम में होगा और टाइम डायलेशन दूसरे फ्रेम में होता है। मीटिंग 1 मिनट बाकी है। तो दोनों अलग अलग फ्रेम की घटनाएं हैं, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। दोनों साइमल्टेनियसली होती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन घटना दोनों साइमल्टेनियस होती है अलग अलग फ्रेम में। और जब ऐसा हो रहा है, इसी से डेवलपमेंट हुआ स्पेस टाइम का। और वो स्पेस टाइम अगर कभी आपने मूवीज देखी हो, आइंस्टीन की मूवीज देखी हो या डिस्कवरी चैनल देखा हो, तो उसके अंदर हमारे पास में स्पेस टाइम, हमारा स्पेस इस तरह का नहीं है, बिल्कुल सीधा स्पेस नहीं है। स्पेस जो है उसके साथ हमको टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा, फ्लैट नहीं है। वो किस तरह का बनेगा, लाइक है ना, इसके बीच में यहाँ पे आपने पत्थर रख दिया, पत्थर रखने के बाद में जो इस तरह से सिंक हो गया, उस तरह का बनता है। करता हूँ भाई, देखो टाइम की दिक्कत है। ये हमारा फ्रेम सीधा नहीं है, इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से झोल आएगा, वो है हमारा स्पेस टाइम सिंक हो जाता है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो, या जब भी हमारी क्लास होगी, मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के ले आना। कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग इज गोइंग टू ओवर। एनी डाउट? इसको मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। मीटिंग क्लोज कर रहा हूं मैं। एनी डाउट? फटाफट यस और नो और ओके।